हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ओबीजी क्लास। तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था साइन एंड सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी ड्यूरिंग सेकेंड ट्राइमेस्टर, तो आज हम पढ़ेंगे साइन एंड सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी ड्यूरिंग थर्ड ट्राइमेस्टर। तो हमें पता है थर्ड ट्राइमेस्टर 29 वीक्स से लेकर 40 वीक्स तक कंसीडर होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिम्टम्स, देन हम पढ़ेंगे साइंस। तो सबसे पहला सिम्टम आता है एमनोरिया। एमनोरिया जैसे कि पता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड, जो कि हमें हर ट्राइमेस्टर में देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एनलार्जमेंट ऑफ द यूट्रस। जैसे जैसे फीटस की हाइट बढ़ेगी, ठीक है, वैसे वैसे यूट्रस भी कैसा होगा, एनलार्ज होगा। क्योंकि फीटस पहले सिम्फाइसिस प्यूबिस तक था, यानी कि यहाँ तक था, थर्ड ट्राइमेस्टर तक आते आते वो एंसिफिफॉर्म कार्टिलेज तक पहुंच जाता है, इसलिए एनलार्जमेंट हो जाता है यूट्रस का। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन रीअपीयर्स, यानी कि थर्ड ट्राइमेस्टर में भी मिक्चुरेशन दोबारा होगा, यानी कि हमें जो यूरिन पैसेज है वो बहुत ज्यादा होगा। ऐसा क्यों? अब आप ये सोच रहे होगे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मिक्चुरेशन ज्यादा था, सेकेंड ट्राइमेस्टर में बंद हो गया था, थर्ड ट्राइमेस्टर में दोबारा हो गया, ऐसा क्यों? तो मैं आपको बताती हूँ, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसा हमें पता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो यूट्रस होता है वो पेल्विक रीजन पर है, और मैंने बताया था यूट्रस कैसी पोजीशन पे होता है, एंटी वर्जन है, एंटी फ्लेक्शन, यानी कैसे इन्वर्टेड टाइप में होता है। तो आगे यूरिनरी ब्लैडर होता है, तो यूट्रस यूरिनरी ब्लैडर पर प्रेशर लगाएगा, जिसकी वजह से ब्लैडर बार बार कॉन्ट्रैक्ट होगा और हमें ज्यादा अर्ज होगी यूरिन पास करने की। लेकिन जैसे सेकेंड ट्राइमेस्टर आता है, ठीक है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, जो बेबी होता है अब वो बड़ा हो रहा है, ठीक है, तो यूट्रस उसका ना कि पेल्विक कैविटी में रह के वो एब्डोमिनल कैविटी में चला जाता है। तो अगर वो पेट की कैविटी में चला जाएगा तो ब्लैडर पर कहाँ से प्रेशर लगाएगा? अगर ब्लैडर पर कोई प्रेशर नहीं लगेगा तो हमें यूरिन उतना ज्यादा नहीं आएगा। लेकिन अब हम बात करते हैं कि थर्ड में दोबारा से क्यों यूरिन ज्यादा आने लग जाता है, क्योंकि जैसे कि हमें पता है थर्ड ट्राइमेस्टर में यूट्रस तो बढ़ता है, लेकिन जो बेबी का हेड होता है वो एंगेज हो जाता है पेल्विक रीजन पर, यानी कि बेबी का हेड आके पेल्विक रीजन पर आके एंगेज हो जाता है, यानी कि फिक्स्ड हो जाता है। अब देखो बेबी का हेड प्रेशर लगाएगा ब्लैडर पर, अगर बेबी का हेड यूरिनरी ब्लैडर पर प्रेशर लगाएगा तो फिर से हमें यूरिन ज्यादा आएगा, इसलिए थर्ड ट्राइमेस्टर में मिक्चुरेशन दोबारा से रीअपीयर हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइटनिंग। लाइटनिंग वही होता है जब बेबी का हेड एंगेज हो जाता है, लेकिन 36 वीक्स के बाद हमें फीमेल को थोड़ा सा रिलीफ मिलता है प्रेशर में, ये आगे मैं बताऊंगी ऐसा क्यों रिलीफ मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्विकनिंग। क्विकनिंग वही होता है कि बेबी की मूवमेंट्स फील हो रही है एक प्रेग्नेंट वुमेन को। ठीक है, तो ये सब तो हमारे सिम्टम्स थे। अब हम बात करते हैं क्या क्या साइंस होंगे। तो जैसे कि हमने सेकेंड ट्राइमेस्टर में पढ़े थे, सबसे पहले स्किन चेंजेस कौन कौन से, लीनिया नाइग्रा यानी कि ब्लैक लाइन जो बनती है, ठीक है, कैलोजमा यानी कि पिगमेंटेशन स्पॉट्स जो होते हैं आईज के नीचे, फोरहेड पर, चीक्स पर, और स्टायरे ग्रेविडम यानी कि जो स्ट्रेच मार्क्स होते हैं इनिशियली पिंक कलर के होते हैं और बाद में फिर वो कैसे कलर के हो जाते हैं, व्हाइट कलर के। नेक्स्ट ब्रेस्ट पिगमेंटेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया था हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया, यानी कि सेल का नंबर और सेल का साइज इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से ब्रेस्ट और ज्यादा प्रोमिनेंट और पिगमेंटेड लगती है, और साथ में एक सेकेंडरी एरियोला स्ट्रक्चर भी बन जाता है जो कि लाइटर देन मेन एरियोला होता है। ठीक है, तो ये सब और ज्यादा दिखने लगते हैं ड्यूरिंग थर्ड ट्राइमेस्टर में, स्किन चेंजेस और ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूट्राइन शेप। तो जो यूट्रस की शेप होती है वो 29 वीक्स से 36 वीक्स तक तो सिलेंड्रिकल शेप होती है, यानी वो सिलेंडर जैसे दिखेगी, लेकिन 36 के बाद फिर वो स्फेरिकल शेप की हो जाती है। ठीक है, यूट्रस की शेप ऐसे चेंज होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया था सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलती है। ये कैसी कॉन्ट्रैक्शन होती है, इरेगुलर होती है, इनफ्रीक्वेंट होती है, पेनलेस होती है, मतलब कोई भी पेन फील नहीं होगा, और फीमेल का इससे सर्विक्स डायलिटेशन से कोई भी लेना देना नहीं होता। ठीक है, तो वही होती है ब्रैक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं फीटस में क्या क्या चेंजेस आएंगे ड्यूरिंग थर्ड ट्राइमेस्टर। तो वही हम फीटल हार्ट साउंड सुन पाएंगे इजीली, जो कि हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं सुन पा रहे थे। तो फीटल हार्ट साउंड हम कैसे सुनेंगे, बाय स्टेथोस्कोप, जो कि कितनी आती है, नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग से ज्यादा आती है, 120 से 160 बीट्स पर मिनट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पाल्पेशन करेंगे फीटल पार्ट्स की, यानी कि कौन कौन से हम कैसे देखेंगे कि फीटस का पार्ट कौन सा आ रहा है। तो हम तीन चीजें देखते हैं इसमें, प्रेजेंटेशन, लाइन और पोजीशन। अब देखो प्रेजेंटेशन क्या होता है, प्रेजेंटेशन वो चीज होती है कि जैसे मान लो अगर हमें पता करना है कि बेबी का कौन सा पार्ट टुवर्ड्स वेजाइना है, यानी कि टुवर्ड्स बर्थ कैनाल है,
तो उसको हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन। जैसे कि हमें पता है प्रेजेंटेशन बहुत टाइप्स की हो सकती है। जैसे बेबी का पार्ट अगर हम देखा जाए तो अगर बेबी का हेड नीचे है, ठीक है, यानी कि बेबी का हेड नीचे है और बेबी की फीट वगैरह ऊपर है, तो इस पोजीशन को हम बोलते हैं सिफेलिक पोजीशन। अगर हेड नीचे तो इजीली नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हम कर सकते हैं बेबी का हेड पकड़ के, ठीक है। तो इस प्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, सिफेलिक प्रेजेंटेशन। अगर सिफेलिक प्रेजेंटेशन होती है तो ही डिलीवरी नॉर्मल वेजाइनल हो सकती है, अदरवाइज रिस्क रहता है अगर और कोई प्रेजेंटेशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर मैं प्रेजेंटेशन की बात करूं तो जैसे कि ब्रीच प्रेजेंटेशन। अब ब्रीच प्रेजेंटेशन क्या होता है, ब्रीच प्रेजेंटेशन उल्टा होता है सिफेलिक के। जैसे मैंने आपको बताया सिफेलिक पोजीशन क्या होता है कि बच्चे का हेड बर्थ कैनाल की तरफ आ रहा है और फीट ऊपर है, लेकिन वही अगर मैं बात करूं ब्रीच प्रेजेंटेशन की तो ब्रीच प्रेजेंटेशन में क्या होगा, बच्चे के फीट पहले आते हैं और हेड ऊपर होता है। तो इस केस में नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि फॉर एग्जांपल मान लो हम एक फीट खींचेंगे, दूसरा फीट अगर ऊपर ही रह गया तो दिक्कत कर सकते हैं। इस केस में फिर हम सिजेरियन सेक्शन की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रेजेंटेशन हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाई। लाई क्या होता है कि मदर के रिस्पेक्ट में फीटस कैसे एक्सिस पर प्रेजेंट है। जैसे मदर की स्पाइनल कॉर्ड ऐसी है लॉन्गिट्यूडनल, तो क्या फीटस भी ऐसी लॉन्गिट्यूडनल प्रेजेंटेशन में है या नहीं है, तो उस लाई को हम क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल लाई। अगर फीटस लॉन्गिट्यूडनली प्रेजेंट है वो भी सिफेलिक प्रेजेंटेशन में, तो इजीली हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी, ठीक है। नेक्स्ट अदर टाइप की लाइज कौन कौन सी हो सकती है, एक तो मैंने आपको बता दिया लॉन्गिट्यूडनल, एक मैं बता रही हूँ ऑब्लिक। ऑब्लिक यानी कि फीटस ऐसे टेढ़ा प्रेजेंट है, तो क्या इस केस में नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हो सकती है, नहीं पॉसिबल, ठीक है। नेक्स्ट आता है ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स क्या होता है, ऐसा, ठीक है, बच्चा ऐसा प्रेजेंट है, तो इस केस में भी उसका शोल्डर पहले आ जाएगा या साइड लेटरल पोर्शन पहले आ जाएगा, तो इस केस में भी हम उसकी डिलीवरी पॉसिबल, वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल नहीं कर पा सकते। तो डिफरेंट टाइप की लाइज होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोजीशन। तो पोजीशन बेसिकली क्या होता है कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल बच्चे की सिफेलिक प्रेजेंटेशन है। सिफेलिक प्रेजेंटेशन यानी कि हेड टुवर्ड्स बर्थ कैनाल है। अब हेड में भी हम देखेंगे कि कौन सा पार्ट, कौन सा मेजर पार्ट पहले दिख रहा है हमें, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं फीटस का हेड प्रेजेंट है, तो हेड एंटीरियरली प्रेजेंट है या पोस्टीरियरली, यानी कि आगे की तरफ से हेड दिख रहा है या पीछे की तरफ से, ऑसिपुट रीजन दिख रहा है या कौन सा टेम्पोरल रीजन दिख रहा है, तो वो होती है हमारी पोजीशन। ये सब हम डिटेल्स में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही कि साइन एंड सिम्टम्स ऑफ थर्ड ट्राइमेस्टर हमने पढ़ लिए। थैंक यू।